नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता पे। और वैदिक सभ्यता का दोस्तों टाइम पीरियड था 1500 से 600 ईसा पूर्व। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिवाइडेशन किया गया है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसका क्या आधार था, ये क्यों इस दो भागों में बांटा गया। साथ साथ दोस्तों इनका टाइम पीरियड तो आपको पता ही चल गया है और लोगों को पता ही होगा। और इस वीडियो में आपको जो कंटेंट दिया जाएगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसा कंटेंट आपको किसी किताब में जल्दी इतना आसान भाषा में नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे वैदिक कल्चर से हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का दीजिए चाहे पीसीएस का दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ साथ इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। दोस्तों हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता पे। तो हम लोग जो वैदिक सभ्यता का आज ये जो क्या नाम है वैदिक कल्चर है, इसका हम लोग पहला क्लास नहीं कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग आप लोग एक बार टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो मैंने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर था, जैसे प्राचीन साहित्य का रचना काल, उसमें मैंने वेद वगैरह सब बताए हैं, वेद और धर्मशास्त्र बताए हैं। और मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये मैंने आपको 10 क्लासेज की हैं। तो ये दोस्तों लेक्चर है 11वां। तो आप लोग ये आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये 10 क्लासेज देखने हैं। और आप चाहें तो ये क्लासेज भी ये वाला क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका एक बेसिक बन जाएगा और फिर उसके बाद आप ये 10 क्लास देख लें। सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में सभी फोल्डर वाइज फोल्डर बने हैं, जैसे फोल्डर वाइज टॉपिक का जो जितने भी टॉपिक हैं वो सब फोल्डर वाइज मैंने बना दिए हैं। जैसे इतिहास लेखन की 3 क्लासेज हैं, 1-2 क्लासेज और बाकी हैं। अब सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक जो आपका होगा ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी संस्कृति, वैदिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो वैदिक दोस्तों क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस सभ्यता एवं संस्कृति। तो वैदिक क्या, एक मतलब होता है सभ्यता यानी जानने, वेदों का जानना, एक होता है जानना और वेद होता है वेद। तो ये इसमें वैदिक कल्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, वेदों की सभ्यता एवं संस्कृति। आप या ऐसे भी कह सकते हैं कि वेदों में उत्कीर्ण सभ्यता और संस्कृति जो थी उसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसका दोस्तों समय टाइम पीरियड क्या था, तो वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड क्या था, तो दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी। तो दोस्तों ये जिसका जीवन काल कितना, वो 1000 वर्षों का हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें, वैदिक कल्चर का, ये सीरीज में। तो दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक 1500 बीसी से 1000 बीसी में इसे कहते हैं पूर्व वैदिक युग या अर्ली वैदिक, और दूसरा है 1000 से 600 बीसी, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक युग या लेटर वैदिक। तो इसमें दोस्तों जो पूर्व वैदिक में क्या या ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का लिखा गया, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और कुछ अन्य भी कारण थे, वो मैं आपको भी अगली स्लाइड में बताऊंगा। और उत्तर वैदिक काल में किस किस लिटरेचर का लिखा गया, तो जितने भी ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद बचते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनका उत्तर वैदिक काल में रचना हुई। और जितने भी ब्राह्मण, आरण्यक वगैरह ये जितने कब लिखे गए, ये समस्त ब्राह्मण, समस्त उपनिषद और समस्त आरण्यक कब लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में। अब दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या था। तो पहला तो दोस्तों आप लोग इनका टाइम पीरियड याद रखिए कि ये जो ऋग्वैदिक काल था 1500 से 1000 बीसी रहा, और उत्तर वैदिक काल रहा 1000 से 600 बीसी। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों यहाँ एक समाज जनजातीय समाज था, जिसे आधुनिक शब्द में आपको जनजाति बता रहे हैं। जैसे जनजाति मतलब कबीलाए, कबीलाए में लोग कैसे होते हैं, झुंड में रहते हैं। कबीला कहता दोस्तों जब ये जनजातीय समाज होगा तो ये कबीले के रूप में रहेंगे। और कबीला दोस्तों कैसा होता है, भ्रमणशील। कबीला कभी आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है। तो ये जब दोस्तों ये ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलाई थे तो ये भ्रमणशील थे, यानी इनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी। किसकी, ऋग्वैदिक काल के लोगों की। ये लोग एक जगह पे मतलब नहीं रहते थे। जब दोस्तों भौगोलिक सीमा नहीं थी तो राज्य भी नहीं हो सकता। जब भ्रमणकारी है तो इनका स्थायी निवास भी नहीं रहता। जब दोस्तों स्थायी निवास नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने बंजारे वगैरह देखे होंगे, वो लोग खेती पे आश्रित नहीं होते हैं। वो लोग अपना लोहा कूट वगैरह ये बनाते रहते हैं, सिलबट्टा या ये कंचल या क्या नाम इसे कह सकते हैं, कढ़ाई। तो ये सब लोग कैसे होते हैं, इसी तरीके के ये लोग पहले थे। तो इनकी कैसी अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। तो इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या थी, पशुपालन। और गौण अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि। तो और दोस्तों आपको ये भी याद रखना, इस युग के लोगों ने तांबे और पत्थर का प्रयोग किया।
तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले ये लोग तांबे से भी परिचित थे, पत्थर से भी। तो आप लोग ये तो समझ गए हैं कि ऋग्वेदिक काल के लोग जनजातीय समाज के थे, इन कबीलों में रहते थे, भ्रमणशील थे, इसलिए इनका कोई स्थान नहीं था, कोई राज्य नहीं था, स्थायी निवास नहीं था। इसलिए जब स्थायी निवास नहीं था तो कृषि नहीं करते थे। इनका मुख्य जो अर्थव्यवस्था का सोर्स था पैसे कमाने का, पशुपालन था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजमेंट आया 1000 से 600 ईसा पूर्व में? तो दोस्तों इसमें लौह युग की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी 600 बीसी के आसपास। यहाँ पे दोस्तों लोहे के उत्पादन दिया। तब इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। जब लोहा आया तो खेती भी अच्छी तरीके से होने लगी, तो इनका पशुपालन क्या हो गया, गौड़ हो गया, और कृषि क्या हो गया, मुख्य। लेकिन इसमें पहले वाले में पशुपालन मुख्य अर्थव्यवस्था था। अर्थात कृषि करने वालों लोगों ने स्थायी जीवन होता है, और जहां स्थायी जीवन दोस्तों होता है उत्तर वैदिक काल में, तो मैं तेरा तू तेरे का एक विचार कॉन्सेप्ट आया उत्तर वैदिक काल में कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इससे ही दोस्तों राज्य बने। राज्य की परिकल्पना ही इससे होती है कि ये मेरा, ये तू तेरा, ये तेरा वाला। तो जिससे दोस्तों ये जब राज्य बने तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन आए, जब उत्पादन बढ़ा तो जब विचार आए, और जब ज्यादा विचार आए तो व्यक्ति कैसा हो गया, भौतिकवादी और व्यक्तिवादी बन गया। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से कबीलाई समाज लोहे की खोज हो जाने से 6th सेंचुरी के बीसी के आसपास। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल थॉट्स बता रहा हूं। अब हम चलते हैं सीधे सीधे आगे। तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता किसकी वैदिक सभ्यता दोस्तों? आर्यों की वैदिक सभ्यता। हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? आर्यों की। और ये जो किस भाषा का शब्द है वैदिक, तो दोस्तों ये इंडो यूरोपियन यानी भारोपी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखिएगा। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एसएससी सीजल वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। और अनार्य दोस्तों कौन है? निकृष्ट। जो हिटलर कहता था, इसीलिए वो कहता था कि मैं आर्य हूं, तुम लोग अनार्य हो, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये बात हो गई। फिर दोस्तों हम लोग जब वैदिक कल्चर की पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग इसमें जानेंगे वेदों में उत्कीर्ण सभ्यता एवं संस्कृति। तो पहले ये भी जान लेते हैं वेद क्या है। वैसे मैंने आपको 10 क्लासेज बताई थी, एक फोल्डर बना था, उसमें मैं बता चुका हूं। तो वेद क्या है? संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। किसको जानना दोस्तों? आर्यों को जानना। और आर्यों के बारे में दोस्तों क्या जानना? उनकी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानना। सभ्यता संस्कृति में क्या जानना दोस्तों? आर्यों के समाज को जानना, धर्म को जानना, आर्थिक स्थिति को जानना, राजनीतिक स्थिति को जानना, यानी आर्यों के चहुमुखी विकास को जानना ही हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वेदों के उपनाम क्या है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपरुषे, श्रुति, संहिता, वेदत्रयी, और ये क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों फिर आपको बता देता हूँ, अपरुषे क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की, आकाशी या दैविक साहित्य है। मतलब अपरुषे उन ग्रंथों को माना जाता है जिसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये इनकी रचना भगवान ने की है, उन्होंने ये दिए हैं। फिर दोस्तों श्रुति क्या होता है? श्रुति वेदों को क्यों नाम रखा गया कि पहले उस समय वैदिक कल्चर में कोई लिपि वगैरह थी नहीं, तो पहले क्या होता था, सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ज्ञान ट्रांसफर किया गया। कौन सा ज्ञान? वेदों का। जैसे गुरु थे, गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, फिर ये गुरु बन गया, फिर गुरु ने अब इस अगले शिष्य को, इस तरीके से शिष्य गुरु चलता रहा। बाद में इनका संकलन किया गया। अब दोस्तों संहिता वेदों को क्यों कहा गया कि वेदों का आधुनिक संकलन, यानी और इन वेदों का आधुनिक संकलन किसने किया? कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास ने किया। तो आपको ये याद रखना है ये कब किया गया? 2 सेंचुरी ईसा पूर्व। अब आपको याद रखना है ये संकलन संकलन यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया कि वेद संहिता किसे कहते हैं? वेदों का आधुनिक संकलन। तो संकलन क्या होता है? संकलन होता है आकलन के साथ तर्क। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो आर्यों की लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये बाद में संकलन किया किसने? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास ने। अब दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, कुरान। तो कुरान किसने लिखी? तो पहले खलीफा अबू बकर ने लिखी। और ये आप लोग एक टर्म देखा होगा, पैगंबर। तो पैगंबर क्या होता है? पैगाम प्लस अंबर। अंबर मतलब होता है आकाश। तो आकाश से जो संदेश जिसे पैगाम लेके आया हो, तो वो कौन है? पैगंबर। पहले पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब। तो आप लोग कुरान को अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए तो कुरान कई शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या लिखा है? तो दोस्तों कहा है रब ने नबी से। तो ये कहा है रब मतलब अल्लाह, नबी कौन है? मोहम्मद साहब। अब दोस्तों बाइबल भी देख लीजिए। बाइबल की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लर्निंग द अर्थ। तो आप लोग ये भी देख चुके होंगे। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं वेद कौन है और कितने हैं। तो वेद दोस्तों 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब कौन कौन से हैं ये भी आपका आंसर हो गया। कितने हैं? ये भी 4 है। तो दोस्तों ये जो ऋग्वेद था, इसे दोस्तों
ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिला दें तो दोस्तों ये वेद त्रयी है। वेद त्रयी क्यों है? क्योंकि केवल आर्यों के लिए है। वेद त्रयी, इनमें ज्ञान जो दिया गया है वो कैसा है? लगभग समान है, आर्यों का ज्ञान है। लेकिन ये अथर्ववेद कैसा है? तो ये वेद त्रयी नहीं है, इसमें आर्य और अनार्य दोनों के बारे में लिखा गया है। और साथ साथ दोस्तों ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं शाब्दिक अर्थ। तो मैं आपको ऋग्वेद वाला आप फोल्डर देखिएगा, मैंने आपको उसमें डेप्थ में कंटेंट दिया है। तो ऋग्वेद मतलब ऋग प्लस वेद, वेद मतलब होता है ज्ञान और ऋग मतलब होता है ऋचा। तो ऋचा कैसी होती है? दो प्रकार की, एक होती है अगे और गे। तो गे जो होगी वो ऋचा होगी और जो गे होगा, अगे होगी वो ऋचा होगी और गे कैसा होगा? साम होगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, जो गाय वाली होगी वो सामवेद होगा और अगे होगी वो ऋचा होगी। तो आप लोग ये समझ गए ऋग्वेद का ऐसा ज्ञान जो गाया नहीं जा सकता है वो ऋग्वेद है, और ऐसा ज्ञान जो गाया जा सकता है वो सामवेद है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो ये ऋग्वेद है कैसा ज्ञान? आप लोग ये तो समझ गए कि ऋग्वेद क्या है? ऐसा ज्ञान जो गाया नहीं जा सकता है। तो कैसा कैसा ज्ञान जो गाया नहीं जा सकता? कर्मवाद का। यथार्थ ऋग्वेद दोस्तों कैसा ग्रंथ है? कर्मवादी ग्रंथ है। और इसका प्रमाण दोस्तों क्या है? चरेवती चरेवती। और दोस्तों अभी जब यूपी के पिछले राज्यपाल थे, क्या नाम, राजपाल नाइक, तो उनकी एक किताब भी आई थी चरेवती चरेवती, चाहे आप लोग अमेजन वगैरह पे सर्च कर लीजिए। तो इसका अर्थ क्या होता है चरेवती चरेवती? बढ़े चलो थको नहीं थमो नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क्योंकि हर शाम की अपनी सुबह होती है, हर सुबह की भी अपनी शाम होती है। अर्थात कैसे, अगर आप लोग परेशान मत होइए, अपने काम करते रहिए, कर्मवाद का संदेश है। क्योंकि अगर अभी आपके दिन बुरा खराब चल रहे हैं तो कल फिर सुबह होगी, परसों फिर सुबह होगी, क्योंकि हर शाम की सुबह होती है। और दोस्तों इस किताब में और क्या लिखा है? अस्तो मां सदगमे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम दोस्तों सामवेद पे चर्चा करते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो गाया जा सकता है और जो ज्ञान नहीं गाया जा सकता वो क्या है? ऋग्वेद। तो इसमें क्या क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं और जो सामवेद से रिलेटेड अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों यह पहला साहित्य जो संगीत की इसमें उत्पत्ति होती है। यह पहला साहित्य जिससे नृत्य संगीत पर लिखा गया है। सामवेद के आधार पर दोस्तों नाट्य शास्त्र लिखा है किसने? भरत मुनि ने। और भरत मुनि भारतीय संगीत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? नाट्य शास्त्र से। तो ये हो गया सामवेद से कुछ कॉन्सेप्चुअल बात, और डेप्थ में आपको पिछले वीडियो देखने हैं। अब दोस्तों यजुर्वेद है, तो ये गद्य और गद्य, यजुर मतलब गद्य में है और ये यजुर मतलब यज्ञ, और वेद मतलब होता है ज्ञान। तो यज्ञ का ज्ञान कहाँ दिया गया है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद अर्थात यज्ञ का गद्य में दिया गया ज्ञान। अगर पूछा जाए एग्जाम में यज्ञ का गद्य में ज्ञान किस वेद में दिया गया है, तो आंसर होगा यजुर्वेद। और इसके दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद कैसा है? पद्य में। और ऐसा कौन सा, ये दोनों, ये गद्य और पद्य दोनों में है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो उसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। अब चलते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि ने लिखा है, 6000 श्लोक है, 731 सूक्त है, 20 पाठ है, लेकिन दो जो पाठ है 15-16 ये दोस्तों पद्य में लिखे गए हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन सा वेद आंशिक गद्य और पद्य में है, तो दोस्तों आंसर होगा अथर्ववेद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि ऋग्वेद काल में 128 सूक्त हैं। ये सूक्त क्या होते हैं? सूक्त का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर सूक्ति। सूक्ति मतलब तो आप समझ गए होंगे सुंदर युक्ति। तो सुंदर युक्ति मतलब होता है सूक्त। और एक सूत्र में दोस्तों कितने मंत्र होते हैं? 3 मंत्र न्यूनतम होते हैं। और अधिकतम एक सूक्त में कितने मंत्र होते हैं? 100। तो एक सूत्र में मंत्रों की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी होती है? 100। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, इसे ही ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किसे? यजुर्वेद को। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके जो विशेषज्ञ थे, ये विशेषज्ञ कब बने? उत्तर वैदिक काल में। और इन वेदों के विशेषज्ञ क्या कहलाए? ये विशेषज्ञ थे 4। तो ये पहले देखो, एक विशेषज्ञ था होत्र, दूसरा था उद्गाता, तीसरा था उदुर्य, चौथा था ब्रह्म। इसे ये दोस्तों जो होत्र था ये ऋग्वेद का विशेषज्ञ था, उद्गाता सामवेद का विशेषज्ञ था, अधुर्य यजुर्वेद का विशेषज्ञ था, और ब्रह्म किसका था? अथर्ववेद का विशेषज्ञ था। और ये क्या क्या करते थे वो भी देख लेते हैं। ये विशेषज्ञों के कार्य क्या थे दोस्तों? होता था होत्र, ये क्या करता था? यज्ञ की वेदी बनाता था और यज्ञ करता था। तो आप ये समझ गए होंगे ये होत्र था। फिर उद्गाता क्या करता था? उद्गाता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद मतलब उच्चारण, दा मतलब देव, गाता मतलब गाता। देवों की जो उच्चारण मतलब रूप में प्रशंसा करता था। तो पहला तो होत्र था, ये यज्ञ की वेदी बनाता था। उद्गाता क्या करता था? उच्चारण के साथ देव की प्रशंसा करता था। अधर्य क्या करता था?
अर्धवर्य मतलब यजुर्वेद का विशेषज्ञ था दोस्तों। ये सभी प्रकार के कर्म कांड इसी के द्वारा संपन्न होते थे। तो ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि ऋग्वेद का कौन सा विशेषज्ञ था जो सभी प्रकार के कर्म कांड संपन्न कराता था। उसमें ऑप्शन दे देगा होत्र, उद्गाता और धुर्य। तो आंसर क्या होगा? अध्वर्य। तो ये दोस्तों ये आपको तीन तो समझ में आ गए होंगे, होत्र, उद्गाता, अध्वर्य। और ये जो इन्हें दक्षिणा दी जाती थी, इन गुरु जी के दक्षिण में रखी हुई वस्तुओं को क्या कहते हैं? दक्षिणा। और आप लोग ये भी याद रखिए, तो इन्हें भी दक्षिणा, इन सबको दक्षिणा दी जाती थी। लास्ट वाला भी देख लीजिए। तो ये जो ब्रह्म विशेषज्ञ था, इसका कार्य क्या था? सबका निरीक्षण करता था, एक तरीके का मास्टर समझो इसे। इसे भी दोस्तों दक्षिणा दी जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ लंबे होते चले गए और संपत्तिशाली हो गए। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ थे वो कौन करा पाता था? क्योंकि महंगे हो गए थे, इसलिए सिर्फ ही संपन्नशाली लोग करा पाते थे। तो यहाँ पे गरीब वर्ग और दूर होता गया यज्ञों से, और यज्ञों से उसका विश्वास उठ गया, अर्थात वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। कौन? गरीब। क्यों? क्योंकि यज्ञ बहुत लंबे चौड़े हो गए और वो उसके बस की थी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको वैसे ये बता चुका हूँ, फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि कर्म कांड क्या है दोस्तों? धर्म है। और कर्मवाद क्या है? अध्यात्म है। तो आप ये वाला ये वाला स्लाइड छोड़िएगा, वैसे आपको कि मैं रिवीजन करा चुका हूँ, तो फालतू में इसका टाइम आपका नहीं लेना चाहिए। फिर दोस्तों वैदिक उपासना और विधियों में का क्या विकास हुआ? तो वैदिक उपासना और विधियों में क्या हुआ? तो दोस्तों दो थी। ऋग्वेदिक काल में क्या होता था कि जो व्यक्ति थे वो स्वयं, जो उपासना थे वो स्वयं कर सकते थे, स्वतंत्र थे। इनमें किसी ऋग्वेदिक काल में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी यज्ञ वगैरह करने के लिए। उपासना की विधि क्या थी? स्तुति। यहाँ कर्म कांड की कोई जगह नहीं थी, यहाँ था कर्मवाद। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या चेंजमेंट आया? यहाँ यज्ञ जो थे वो 14 से 17 पुरोहित एक यज्ञ में होने लगे। इससे पहले आदमी स्तुति करता था, और यज्ञ की उपासना के लिए किसकी जरूरत होती थी? पुरोहित की। तो ये दोस्तों विधियों में चेंजमेंट आया। अब दोस्तों आप ये भी देख लीजिए कि ब्राह्मण क्या है। दोस्तों हर वेद का एक अपना ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण कब लिखे गए? उत्तर वैदिक युग में लिखे गए। और इसका ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ब्रह्म प्लस यण। ये ब्रह्म मतलब यज्ञ, यण मतलब विश्वास या ज्ञान। तो जिसे यज्ञ का में विश्वास हो या ज्ञान हो, वही क्या है? ब्राह्मण है। तो जो यज्ञ में विश्वास करें वो क्या है? यज्ञ का सब दोस्तों ज्ञान है। तो ब्राह्मणों के में क्या दिया? यज्ञ का ज्ञान दिया गया है। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि ब्राह्मण साहित्य कहाँ है? तो जहां ये सब बातें लिखी गई हैं वही सब ब्राह्मण साहित्य है। और ये ब्राह्मण साहित्य की रचना दोस्तों क्यों की गई है? क्योंकि ये दोस्तों वेदों की कुंजी है। और ब्राह्मण साहित्य दोस्तों ये क्या है? कर्मकांडी साहित्य भी है। और इन्हीं कर्मकांडी साहित्य का विरोध करते हुए क्षत्रियों ने और क्षत्रिय में ब्राह्मणों ने उपनिषदों की रचना की। तो उपनिषदों दोस्तों क्या है? इन कर्मकांडों का विरोध किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म के अंदर जो लोग जंग से उत्पन्न हुए, जिससे अनिश्वरवादी की उत्पन्न हुई, जो ये कर्म कांड जब बहुत बढ़ गए तो अनिश्वरवादी जैसे बुद्ध महावीर जैसे का जन्म हुआ। और उपनिषद साहित्य और ब्राह्मण साहित्य का परिणाम ही दोस्तों था कि संपूर्ण भारत वैदिक युग ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष में बदल गया। और कैसे बदला मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप ये समझ सकते हैं कि संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार शताब्दी के रूप में जाना गया, क्योंकि 62 संप्रदाय का उदय हो गया। और जो ये ब्राह्मण साहित्य की वजह से कर्म कांड बढ़ गए थे, उनका इसका प्रतिकार एक प्रतिक्रिया टाइप से हुई। तो अगर आपको दोस्तों इतना कंटेंट अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा। और वो जो वैदिक कल्चर के 10 वीडियो हैं आप उन्हें जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।